नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन। उत्तर प्रदेश में भी शपथ ग्रहण समारोह हो चुका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रियों की टीम ने शपथ लेकर संविधान और कानून के अनुरूप पूरी सत्यनिष्ठा से अपना काम धाम शुरू कर दिया। देखने में ऐसा ही लगता है। उत्तर प्रदेश में 25 मार्च को पूरे तामझाम और आलीशान खर्चे से संवैधानिक औपचारिकता निभाने का दृश्य भव्यता के साथ दिखाया गया। चमत्कारिक भव्यता के सार्वजनिक प्रदर्शन में आचरणिक भव्यता कहीं नहीं दिखी। संवैधानिक पवित्रता का भाव कहीं नहीं दिखा। सत्यनिष्ठा कहीं नहीं दिखी। संवैधानिक मर्यादा और सम्मान का भाव रहता तो क्या उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व के नीचे एक मंत्री का शपथ लेती? किसी प्रदेश के शीर्ष संवैधानिक पद पर आसीन होने के बाद उन्होंने खुद को अवनत करके मुख्यमंत्री के नीचे रहना कैसे स्वीकार कर लिया? इस पर आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि क्या किसी राज्यपाल के चुनाव लड़ने और मंत्री बनने में संविधान रोकता है? इस प्रश्न का प्रतिप्रश्न है कि क्या संविधान का सम्मान करने का कोई अनुच्छेद निर्धारित है? नहीं ना। हम देश के संविधान का सम्मान इसलिए करते हैं कि हम उसकी मर्यादा समझते हैं। कोई पूर्व राष्ट्रपति चुनाव लड़कर सांसद या विधायक क्यों नहीं बना? केंद्र या राज्य में मंत्री क्यों नहीं बना? क्या राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने से रोकने का संविधान में कोई प्रावधान है? नहीं ना। पूर्व राष्ट्रपतियों ने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा समझी, इसलिए चुनाव नहीं लड़ा। फिर बेबी रानी मौर्य ने प्रदेश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा क्यों नहीं समझी? फिर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी परिचिता बेबी रानी मौर्य को ऐसा करने से क्यों नहीं रोका? बेबी रानी मौर्य जब उत्तराखंड के राज्यपाल पद से हटी तब भाजपा नेतृत्व ने उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष बनाकर संवैधानिक पद की प्रतिष्ठा क्यों धूमिल की? फिर उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ने की इजाजत क्यों दी? फिर उन्हें योगी मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए योगी पर दबाव क्यों डाला? इन सवालों को थोड़ा और विस्तारित करें तो ऐसे कई और सह प्रश्न खड़े होते हैं। मसलन संविधान की मर्यादा समझती तो क्या बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल और प्रदेश के विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति होते हुए नियुक्ति घोटाले के विवाद से खुद को अलग न रखती? उत्तराखंड के विश्वविद्यालयों में नियुक्ति घोटाला विवाद के कारण अमित शाह जब उनसे इस्तीफा मांग सकते थे तो क्या उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते थे? वगैरह वगैरह। आप जितना ही मंथन करेंगे सवालों में फंसते चले जाएंगे और जवाब तो मिलना नहीं है। इन सवालों का जवाब भी सोचें तो एक सवाल ही फिर सामने में खड़ा हो जाता है, तो भाजपा और कांग्रेस में क्या फर्क है? अजीब बात है कि जिस फर्क को बार बार रेखांकित कर भाजपा चुनाव में वोट बटोरती है, खुद उसी रास्ते पर चलती है। संवैधानिक पद की मर्यादा भंग करने की परंपरा कांग्रेस ने शुरू की। अर्जुन सिंह, मोतीलाल वोरा, एसएम कृष्णा, सुशील कुमार शिंदे जैसे कई नेताओं के नाम इस परंपरा के प्रतीक चिन्ह के रूप में सामने आते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसी कांग्रेसी लीग का अनुपालन कर रही है। मेरा पिछला कार्यक्रम शपथ लेंगे, झूठ बोलेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे और क्या, आप लोगों ने पसंद किया। इसके लिए मैं हार्दिक रूप से आपका आभारी हूं। आप लोगों ने उसे पसंद इसलिए भी किया कि वह आपको जीवन पटल पर चरितार्थ होता हुआ दिखता है। उसी यथार्थ की यह दूसरी कड़ी है। पहली कड़ी में आप लोगों ने संविधान और कानून विशेषज्ञों से भी सुना कि संविधान में उप मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री जैसे पदों का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी कैबिनेट और प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के समक्ष जब दो उप मुख्यमंत्रियों और तमाम राज्य मंत्रियों को संविधान की शपथ दिलाई जा रही थी, तब ऐसा लग रहा था कि संविधान झेप रहा है और अपनी नजरें छुपा रहा है। जनादेश का अपमान भी संविधान के अपमान जैसा ही होता है। शपथ ग्रहण करने वाले केशव प्रसाद मौर्य, उन्हें शपथ ग्रहण कराने वाली संविधान रक्षिका राज्यपाल और भाजपा के झंडा बरदारों ने सार्वजनिक मंच से जनादेश का खुला अपमान किया। भाजपा केशव प्रसाद मौर्य के विधान परिषद का सदस्य होने का तर्क देती है
लेकिन भाजपा नेतृत्व को यह बात समझ में नहीं आती कि विधान परिषद का सदस्य होना तभी अप्रासंगिक हो गया जब पार्टी ने उन्हें चुनाव मैदान में उतार दिया, और जब चुनाव मैदान में जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया तो उस जनादेश का हर हाल में सम्मान किया जाना चाहिए था। फिर उस जनादेश का अपमान क्यों किया गया? भाजपा नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यह पूछा जाना चाहिए कि जो लोग किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, उन्हें मंत्री बनाकर किस लोकतांत्रिक, नैतिक और संवैधानिक मर्यादा का पालन किया गया? दानिश आजाद अंसारी, नरेंद्र कश्यप, जेपीएस राठौर, दयाशंकर मिश्र, दयालु, जसवंत सैनी और दिनेश प्रताप सिंह को किस जनादेश के तहत मंत्री बनाया गया और संवैधानिक शपथ दिलाई गई? जब हारे हुए को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जब किसी सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी उप मुख्यमंत्री या मंत्री बनाया जा सकता है, तो उन नेताओं को क्यों नहीं जिन्हें चुनाव नहीं लड़वाया गया या जो चुनाव लड़कर हार गए? अंग्रेजी में कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी आखिरी तो है लेकिन बहुत दमदार है। चुनाव में जनादेश के जरिए खारिज हुए केशव प्रसाद मौर्य योगी के एक उप मुख्यमंत्री और अपना चुनाव क्षेत्र छोड़कर भाग खड़े हुए ब्रजेश पाठक योगी के दूसरे उप मुख्यमंत्री बनाए गए। भाजपा आला कमान ने उप मुख्यमंत्री के चयन में लोकतांत्रिक नैतिकता को कितनी अहमियत दी, इसका यह बेजोड़ उदाहरण है। यूपी पुलिस द्वारा बड़े साहसिक तरीके से मारे गए कुख्यात अपराधी सरगना विकास दुबे के साथ ब्रजेश पाठक के अंतरंग रिश्तों की कहानियां और तस्वीरें सुर्खियों में रही हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी एसपी सिंह पूछते रह गए कि योगी सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और विकास दुबे का रिश्ता क्या कहलाता है, लेकिन सरकार इसका कोई जवाब नहीं दे पाई। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर अपराधी सरगना विकास दुबे को मंत्री से मिल रहे संरक्षण की जानकारी शासन को देते रह गए, लेकिन शासन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उन्हीं ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब आप सोचें कि संविधान और कानून शर्मिंदा हुआ या नहीं। अब आप सोचें कि क्या इसे ही कानून का राज कहते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।